इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 6 और पार्ट 6 में हम देखेंगे एमएस ऑफिस का एक पार्ट एमएस वर्ड। जानेंगे पूरी डिटेल में क्या होता है और उसमें क्या कुछ क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस का ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक मैंने आपको पहले ही वीडियो दिए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, उसका आप देख सकते हैं जाके। अब पार्ट 6 में हम क्या देखेंगे, एमएस ऑफिस, जो आपको पता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी के तहत जो आपके अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, तो उसका एक पार्ट हम पहला देखेंगे, एमएस वर्ड क्या होता है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस वर्ड से जुड़े हुए। एमएस का मतलब क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में, क्या कुछ इसके फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए। आपसे क्वेश्चन आए या ना भी आए तब पर भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और साइज। ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन होता है कि एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है और कौन सा फॉन्ट यूज़ होता है उसमें। तो अगर मैं बात करूं अभी कब की, एमएस ऑफिस 2007 की, तो 2007 से एमएस ऑफिस ने अपना जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है और साइज है वो बदल दिया है। अब उसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है क्या होता है, 11 पॉइंट, ये इसका साइज है। और फॉन्ट क्या है, कैलिब्री, ये इसका क्या है, फॉन्ट है। ओके, तो ये फॉन्ट का नेम है और ये उसकी साइज है 11। ये 2007 से अब ऊपर जितने भी आए हैं सब में आपको डिफ़ॉल्ट यही मिलेगा। जहाँ तक बात करूँ मैं 2007 से पहले, जैसे 2003 की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता था, 12, और आपका फॉन्ट का नेम क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन। तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स होंगी तो उसमें डिफ़ॉल्ट के लिए यही कुछ लिखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द मैक्सिमम फाइल साइज इज लिमिटेड टू 32 MB फॉर द टोटल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओनली। इसका मतलब क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा कि आप एमएस वर्ड में 32 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं बना सकते हैं टेक्स्ट के रूप में। मतलब केवल अगर आप लिखते हैं और कुछ ना तो उसमें ग्राफिक इंक्लूड करते हैं, ना तो कोई क्लिप आर्ट इंक्लूड करते हैं, ना तो कोई वीडियो इंक्लूड करते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी और इंसर्ट उसमें नहीं करते हैं एक्स्ट्रा में, एनिमेशन वगैरह कुछ भी, और आगे जाके तो क्या होगी, केवल वर्ड तक अगर हम सीमित रहते हैं तो 32 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल आप नहीं बना सकते हैं, केवल लिखा ही अगर देखा जाए तो। ओके, तो ये मैक्सिमम साइज है। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्या है, साइज ऑफ फाइल वर्ड कैन ओपन, कि कितनी बड़ी साइज वर्ड ओपन कर सकता है, वो क्या है, 512। कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जब 32 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल हम बना नहीं सकते तो 512 वो फाइल खोलेगा कैसे, वो भी तो कहीं ना कहीं बनी होगी। तो बस बात इतनी समझने की है कि ये जो 512 MB वाली फाइल होगी, इसमें वर्ड आपके 32 MB से ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी सब क्या हो सकता है, फ़ोटोज़ हो सकते हैं, क्लिप आर्ट, डिफरेंट चीज़ें, और होके इसकी साइज, मैक्सिमम साइज अगर देखा जाए किसी भी वर्ड फाइल की हो सकती है तो 512 हो सकती है। और वर्ड 512 से MB से ज़्यादा बड़ी फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। तो बस इतनी सी बात है, इसको समझ के रखिएगा कि केवल अगर आप लिखेंगे ऐसे लेटर्स में, अगर आप केवल लिख रहे हैं तो 32 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें ग्राफिक वगैरह भी इंक्लूड करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी फाइल आपकी खोल सकता है। तो क्या है, 512 MB की, उससे बड़ी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है फॉर टेक्स्ट, जो हम लिखते हैं टेक्स्ट, उनके उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट जस्टिफाइड होता है। 2007 के बाद की अभी बात कर रहा हूँ। तो आपसे जो भी सवाल आएगा 2007 से अब जो नए पैटर्न पे बने सब उसी से सवाल आएंगे। तो 2003 और उससे पहले का मत रट के जाइए, क्योंकि वो कुछ काम में आएगा नहीं। तो क्या होता है, लेफ़्ट जस्टिफाइड होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसके 3 एक्सटेंशंस होते हैं, आप सबको पता होगा। एक है .doc, ये पहले यूज होता था 2007 से पहले, आपका ये यूज होता था .doc। उसके बाद जब 2007 आया, एमएस ऑफिस 2007, तो ये यूज होने लगा .docx। अब यहाँ पे x का मतलब क्या होता था, XML फाइल आपकी ये होती थी।
ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ एक्स जोड़ा था तो XML फाइल के लिए था। और यहीं पे एक आपका फॉर्मेट और भी होता है, कई लोगों को नहीं पता, .docm। आप जब मैक्रोज आप लगा देते हैं तो मैक्रोज को सेव करने के लिए जब वो फाइल होती है तो उसके साथ जुड़ता है .docm। तो ये आपके 3 एक्सटेंशंस आपके दिए गए। ये 2007 से पहले का है, 2003 2000 वो सब जब आए थे आपके MS ऑफिस के वर्जन तो उसमें सेव होता था .doc। 2007 के बाद अभी जो यूज हो रहा है वो .docx है, X फॉर XML फाइल के लिए यूज होता है। और यहाँ पे M क्या होता है, मैक्रोज के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी इसका एक क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती हैं वो कौन से एक्सटेंशन से सेव होती हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। और ये तो ज़्यादातर वैसे मिलता ही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं जानकारी होती। ज़्यादातर 99% केस में तो आपको यही वाला ऑप्शन मिलेगा, इसी को आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट फाइल होता है, मतलब जब आप MS ऑफिस वर्ड की कोई न्यू फाइल जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसका जो कुछ नाम होता है डिफ़ॉल्ट, वो क्या होता है, तो उसका नाम होता है document1। ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या होता है, document1। तो यहाँ से आपसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है और आपका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं MS ऑफिस वर्ड का ओवरव्यू क्या है, लुक कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे स्थित होती हैं। ये आपका जो व्यू दिखा रहा है ये है आपका वर्जन कौन सा है MS ऑफिस का, ये है MS ऑफिस 2007 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, MS ऑफिस 2007 के लिए ये है। 2016 का इससे पूरा लुक चेंज हो गया है। अगर आपके पास MS ऑफिस 2016 है या ऑफिस 360 है तो आपको लुक यहाँ पे दूसरा देखने को मिलेगा। फिर भी ज़्यादातर लोगों के पास ये होगा इसलिए मैंने इसको लिया है। अभी आपको 2016 का वर्जन भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2007 का जो वर्जन होता है, सबसे यहाँ पे जो ऊपर बटन होती है गोली से, इसको कहते हैं ऑफिस बटन। और यहाँ पे जो भी यूज़ होता है आपका, जैसे ये सेव का है, ये अंडू कमांड है, फोल्डर का है, ओपन का है, इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सेव करना है तो फिर से यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करके आपको सेव करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे दबा देंगे, क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काम आपको बार बार जरूरत पड़ी वहाँ पे लाके आप बटन यहाँ पे लगा सकते हैं एक्स्ट्रा में। ओके, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये आपको जो लाल घेरे में दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन इसको कहता है रिबन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, कहाँ गया, इसके लिए वर्ड यूज होता है रिबन का। ठीक है, इसको कहा जाता है रिबन। और यहाँ पे जो ऊपर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, ये सब लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है रिबन टैब्स। ओके, इसको क्या कहा जाता है, रिबन टैब्स। फिर यहाँ पे आपको छोटा सा मिलेगा हेल्प का बटन, जिसपे क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं, इससे तो पता है क्लोज होता है। ये आपका क्या है, मैक्सिमाइज का, ये क्या है, मिनिमाइज का। फिर आ जाते हैं हम और नीचे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको ब्राउज बटन मिलती है, मतलब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। और यहाँ पे आपको जूम करने के लिए ऑप्शन मिलता है कि आप पेज को कितना जूम आउट या जूम इन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपको मिलती हैं व्यू बटन्स, जिससे आप इसका व्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये भी आपको दिख रहा है प्रिंट लेआउट व्यू है। ठीक है, व्यू को आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया गया है, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, इसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेब लेआउट या जो भी आपको व्यू चाहिए, यहीं से आप फुल पेज व्यू, यहीं से आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आपको सेक्शन दिया गया है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन करके लिखा है। इसका मतलब क्या कि आप कितने पेज आपने ओपन कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पेज 1 ऑफ 1, मतलब अभी केवल इसमें एक पेज है और एक पेज का पहला पेज ही यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखा रहेगा और यहाँ पे करंट पेज, कितने वर्ड आपने लिखे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, कौन सी लैंग्वेज आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे ये जो आपको पटरी सी दिख रही है, स्केल सी दिख रही है, इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपको डमरू की तरह दिख रहा है, इस ऊपर वाले को कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं राइट लाइन इंडेंट। इसके नीचे आपको मिलता है उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, और ये जो सबसे नीचे इसको कहते हैं आपका लेफ्ट लाइन इंडेंट। तो ये आपके 3 इंडेंट होते हैं। इसको अभी मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ कि इसका काम क्या होता है और कैसे यूज होता है। साथ ही साथ ये क्या है, टैब सेलेक्टर, जो आपको यहाँ कोने में छोटा सा देखने को मिलता है, इसका भी यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और बीच वाला जो पार्ट है यही आपका मेन पार्ट है, जहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे जो ऐसे आई सा बना हुआ है, ब्लिंक करता रहता है, इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। ओके,
तो ये आपका वर्किंग एरिया होता है बीच में, यहाँ से ऊपर और नीचे जो छूटा हुआ है स्पेस, इसको क्या कहते हैं, ये जो इधर से छूटा हुआ इधर से, और अगर नीचे करेंगे तो ये नीचे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी पेज सेटिंग से जाके आप कर सकते हैं कि कितना स्पेस आपको छोड़ना है। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं मार्जिन। अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं इसको कहते हैं टॉप मार्जिन, इधर से छोड़ते हैं तो कहते हैं लेफ्ट मार्जिन, इधर से छोड़ते हैं तो कहते हैं राइट मार्जिन, और नीचे से जो होगा वो होगा क्या, आपका बॉटम मार्जिन। तो ये मार्जिन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टैब सेलेक्टर और ये इंडेंट के बारे में बता दूं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कैसे काम करते हैं, ताकि क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो और पता हो कि इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए, जैसे आपके सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका MS ऑफिस 2016 का ये वर्जन है। तो इसमें थोड़ा सा लुक एंड फील थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे देखिए आपको ऑफिस बटन की जगह पे यहाँ पे आपको फाइल दिखने को मिलता है, जहाँ से ऑफिस बटन वाला सारा काम होता है। यहाँ पे ऊपर आपको पूरा क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है, और यहाँ पे जो ब्राउज वाला आपने देखा था वो पूरा काम हट गया, और यहाँ पे सीधे एक आपको दिया गया है स्क्रॉल करने का बार। यहाँ पे आपको ये पेज वाले मिलते हैं व्यू, कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका आ जाता है फुल स्क्रीन रीडिंग पे। फिर से बीच में क्लिक करूंगा तो फिर से मुझे मिल जाएगा प्रिंट लेआउट। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐसी की वैसी ही हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं पहले इंडेंट पे। इंडेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, दिख रहा होगा ये ऊपर जो है आपका, ये कहलाता है आपका, अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो बता रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंडेंट होता है ये आपके हर एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होता है केवल उसी पे आपका काम करता है। जैसे अगर मैं इस इंडेंट को पकड़ के इधर खिसकाऊंगा तो देखिए पूरा पैराग्राफ नहीं चेंज होगा, केवल जो फर्स्ट लाइन है वही चेंज होगी, लेकिन दूसरे जो पैराग्राफ की लाइन है वो चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे अगर मुझे दोनों पैराग्राफ में चेंजेस करने हैं, फर्स्ट लाइन में जितने भी आपके पैराग्राफ हैं, तो हम क्या करेंगे, उतने पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर वाले फर्स्ट इंडेंट लाइन को ऐसे मूव करते हैं तो ये आपका देखिए केवल पहली लाइन मूव होती है और कुछ मूव यहाँ पे होता नहीं है। ओके, तो ये अब देखिए इस तरह का कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरी बात करें, अब यहाँ पे देखिए एक इंडेंट रह गया है, ऊपर वाले को हम अगर इसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का काम क्या है, देखिए अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और मैं हैंगिंग इंडेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ले जाऊँ और इसको आगे मूव करूं तो देखिए पहली लाइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए जो फर्स्ट लाइन है दोनों पैराग्राफ की उस पर कोई प्रभाव नहीं है, केवल उसके नीचे वाली लाइन आपकी इधर उधर हो रही है। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट इंडेंट पे और अब आगे पीछे मैं मूव करता हूँ तो देखिए ऊपर वाली लाइन भी आपकी मूव हो रही है और नीचे वाली सारी की सारी लाइन यहाँ पे मूव होती हैं। तो ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। आपका जो हैंगिंग इंडेंट होता है वो फर्स्ट लाइन को छोड़ के पूरी लाइन पे काम करेगा, और जो आपका लेफ्ट इंडेंट होगा वो सारे के सारे पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी लाइन्स लिखी हैं सब पे काम करेगा। इसी तरह जो राइट इंडेंट होगा वो राइट इंडेंट आपके पूरी लाइन पे काम करेगा। राइट इंडेंट क्या बताएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए मैंने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो पहला पैराग्राफ की जो पूरा यहाँ पे रूपरेखा है वो आपकी कहाँ तक जा सकती है। मतलब अगर मैंने इस लाइन को यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो इस लाइन से पीछे आप इसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, राइट इंडेंट का काम होता है, ये आपकी बाउंड्री को एक तरीके से बनाना। तो ये तो है इंडेंट। ओके, इंडेंट के अलावा हम कुछ आगे देखते हैं टैब्स के बारे में कि टैब्स क्या होते हैं और कैसे उनसे काम लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टैब्स। इस पर क्लिक करके आप इनके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका ये बना हुआ है, ये उल्टा एल बना हुआ है, तो ये क्या है, आपका राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, राइट टैब है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका ऐसे बना हुआ है गया। तो इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम, ये आपका मिडिल है लेकिन ये डेसिमल के लिए काम करेगा कि आपने कोई नंबर अगर लगा रखे हैं वो आपको डेसिमल में है तो डेसिमल टैब का काम करता है। फिर अगर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए केवल आई की तरह आ गया है, तो आई की तरह जो आएगा वो आपका बार टैब होता है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला आ गया फर्स्ट लाइन इंडेंट, फिर आपका नीचे वाला आ गया, फिर से ये क्या आ गया, लेफ्ट इंडेंट यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका लेफ्ट, सॉरी इंडेंट में बोल रहा हूँ गलती से, लेकिन ये टैब है इसका नाम, ये आपका लेफ्ट टैब आ रहा है। इसका काम क्या है, तो इसके काम के लिए मैंने देखिए यहाँ पे जैसे लिख रखा है, आप लोग रिज्यूम वगैरह में लिखते हैं हाई स्कूल 2008, इंटरमीडिएट 2010, ग्रेजुएशन 2013, आपने ईयर्स ऐसे अगर डाल रखे हैं और आपको ईयर को एक लाइन में रखना है तो आप क्या करते हैं, या तो आप स्पेस बार से इसकी स्पेस को एडजस्ट करेंगे कुछ ऐसे करके। ठीक है, सबकी स्पेस को एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी परफेक्टनेस की कमी रह जाती है, ऐसे लगता नहीं कि एक लाइन में है। या तो आप टैब बटन से क्या करेंगे, आप टैब बटन से आप क्या करेंगे, हाफ इंच को इसको खिसकाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो हाफ इंच ये आपका जो कर्सर है वो मूव होता है। ओके, तो आप हाफ इंच के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टनेस थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, टैब्स का यूज करेंगे। टैब्स का यूज करके हम बहुत आसानी के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज करना होता है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैब चेंज करूँगा, लेफ्ट टैब है इसको मैं राइट टैब पे ले आऊँगा। ठीक है, राइट टैब पे सबसे पहले मैं ले आऊँगा, राइट टैब पे ले आया मैं। राइट टैब पे ले आने के बाद क्या होगा कि आपको टैब जहाँ पे लगाना है बस आपको रूलर पे वहाँ पे क्लिक करना होता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका राइट टैब लगे, तो यहाँ पे आके मैंने केवल दबा दिया है। देखिए आपका एल छोटा सा बन गया और इसकी लाइन देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, अब देखिए मैं आके यहाँ पे 2008 पे आके क्लिक करता हूँ, टैब बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से तो आपका 2008 आगे पहुँच गया। 2010 पे दबाऊंगा तो ये भी आपका उसी लाइन में आया। 2013 पे आपके दबाता हूँ तो 2013 पे। अब देखिए तीनों आपके एक लाइन में हैं और आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही टैब सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टैब आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना चाहिए उतना आप लगाते रहिए। और हटाना है तो बस क्लिक करके आप नीचे खिसका दीजिए, वो आपके हट जाते हैं। तो ये आपका होता है टैब का काम। आप अलाइनमेंट कर सकते हैं एक एक लाइन पे या आप पूरे पैराग्राफ पे, जैसा आप चाहें वैसा आप अलाइनमेंट यहाँ से ला सकते हैं अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे। तो ये होते हैं टैब, इसीलिए इनको कहा जाता है टैब सेलेक्टर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए इतना कुछ देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने शॉर्टकट कीज़ पे जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यहाँ पे अब आपके सामने मैं शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा और साथ ही साथ उनके काम क्या होते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस में करूँगा। जैसे आपकी पहली शॉर्टकट की जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आती है, वो क्या होती है, कंट्रोल+N। एन से याद रखेंगे कि ये क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का काम करती है। ओके, कंट्रोल+N ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो। ओके, इसी तरह हम जाएंगे कंट्रोल+O पे। तो O का मतलब क्या, O का मतलब ये ओपन डायलॉग बॉक्स को क्या करती है, ओपन करने का काम करती है। ओपन्स द डायलॉग बॉक्स और पेज फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल टू ओपन। आपने जैसे कोई फाइल पहले से ही बना रखी है, बना के सेव कर रखी है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल+O दबाएंगे तो एक विंडो सी ओपन होकर आएगी जिसमें आपने जितनी फाइल बनाई होगी सब आपकी दिखेगी। जो भी फाइल आपको चाहिए होगी उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसके दो कमांड है, कंट्रोल+O या फिर कंट्रोल+F12। दोनों को आप ध्यान रखिएगा। O से तो समझ जाएंगे लेकिन F12 वाला आपको भूल जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम आ जाएं कंट्रोल+S पे। तो कंट्रोल+S या फिर Shift+F12 दबाएंगे तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वहाँ तक आपकी जितनी प्रोग्रेस हुई है उसको सेव कर देगा ये। ओके, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव कर देगा। लेकिन अगर आप केवल F12 दबाते हैं तो सेव एज का आपका बॉक्स खुलेगा। ध्यान रखिएगा, सेव और सेव एज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेव आपका क्या करता है, मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है फाइल1। ओके, फाइल1 नाम से मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी, सेव बटन दबाया तो सेव हो गया। 4 लाइन लिखी, सेव बटन दबाया तो सेव हो गया। तो ये जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसी में सेव करता रहता है। लेकिन अगर मैंने F12 दबा दिया तो मेरे सामने फिर से एक नया विंडो खुल के आएगा सेव करने का। अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम अगर चेंज करके फाइल2 कर दूंगा, अब इसके आगे मैं जो भी काम करके सेव करूंगा वो सारा फाइल1 में नहीं है, फाइल2 में सेव होगा। ओके, फिर आ जाते हैं कंट्रोल+P या फिर कंट्रोल+Shift+F12। ओके, ये क्या करेगा, ओपन द प्रिंट विंडो। मतलब प्रिंट अगर आपको करने हैं डॉक्यूमेंट तो प्रिंट की शॉर्टकट की क्या हो सकती है, या तो आप जाके सीधे फाइल मेन्यू में जाइए और वहाँ से आप प्रिंट वाली बटन दबाइए तो होगा। शॉर्टकट आता है तो कंट्रोल+P या फिर कंट्रोल+Shift+F12 को दबाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रिंट विंडो मिल जाती है। कंट्रोल+F2 अगर आप दबाते हैं तो क्या कह रहा है कि डिस्प्लेस प्रीव्यू ऑफ पेज दैट इज अबाउट टू प्रिंट। मतलब ये प्रीव्यू आपको दिखाता है पेज का कि जो प्रिंट होने वाला है। कई बार होता क्या है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो ऊपर की नीचे की कुछ लाइन कटी हुई रहती हैं। तो अगर हमने प्रीव्यू नहीं देख रखा है तो जब प्रिंट आउट निकल के आएगा देखेंगे आपकी कुछ लाइन्स कटी हुई हैं। तो आप पहले से ही देख लीजिए कि क्या कुछ प्रिंट होने वाला है, कितना पोर्शन आपका कवर हो रहा है प्रिंटिंग एरिया के अंदर। तो उसके लिए आप कंट्रोल+F2 दबाते हैं। फिर आते हैं F7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। इससे क्या करते हैं, आप स्पेलिंग को चेक करते हैं। मतलब आपने अगर किस डॉक्यूमेंट में अपने जो भी बनाया है उसमें कोई स्पेलिंग आपको लगता है गलत ना हो, एकदम 100% श्योरिटी चाहते हैं, तो F7 दबा देंगे तो क्या होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट में से जहाँ जहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो आपकी चेक करेगा और वहाँ वहाँ पे लाके आपको रोकता रहेगा और दिखाता रहेगा यहाँ पे एरर है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम F5 की बात करें कि F5 अगर दबाते हैं तो क्या करता है, ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो। ठीक है, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो आपकी खुल के आती है। आपको याद होगा कि इस तरीके से आपकी विंडो होती है जिसमें आपका पहला होता है कि आपका फाइंड करना है, फिर आपका होता है रिप्लेस करना है और आपका गो टू का विंडो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 3 कॉलम इसके ऐसे ऊपर नीचे बने होते हैं। आपको फाइंड करना है कुछ तो आप यहाँ पे बॉक्स बना रहेगा, फाइंड दबाएंगे, सर्च करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी जो आप फाइंड करना चाहते हैं फाइंड हो जाएगा।
रिप्लेस वाले पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो बॉक्स देखने को मिलेंगे। एक में आप बताएंगे कि आपको क्या फाइंड करना है और उसकी जगह पे नया क्या लिखना है। 3 इडियट का सीन आपको याद होगा, जिसमें आमिर खान ने कुछ इसी आपके कमांड का यूज किया था या इसी फंक्शन का यूज किया था। ओके, गो टू क्या करेगा? गो टू आप बताना चाहें कि आपको पेज नंबर 305 पे जाना है या पैराग्राफ नंबर 5 पे जाना है, तो वहाँ पे आप टाइप कर देंगे तो आपके उसी पैराग्राफ पे या उसी पेज पे या उसी लाइन पे आपको लेकर के चला जाता है। मतलब पूरा आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्टकट की क्या है? F5। नेक्स्ट आ जाएं हम, ये आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे पहला क्या है? Ctrl+X। इसको तो आप जानते ही होंगे कि कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पुट्स इट ऑन द क्लिपबोर्ड, कि जो भी आप टेक्स्ट, जैसे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इसको Ctrl+X कर लूँगा तो यहाँ से तो ये मिट जाएगा, ठीक है। और ये कॉपी भी आपका हो जाएगा। और कहाँ पे इसको पुट करता है? ये क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। क्लिपबोर्ड में जाके इसे प्लेस कर देगा, तो आप जहाँ चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। Ctrl+C करेंगे तो क्या होता है? ये केवल कॉपी करेगा। कॉपी और कट में डिफरेंस इतना है कि अगर मैं इस पार्ट को कट करूंगा तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये एकदम ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉपी करता हूँ इसी टेक्स्ट को तो ये यहाँ पे भी दिखेगा और इसकी एक और प्रति आपकी कॉपी हो जाती है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। फिर आखिरी में अगर आपने चाहे कट किया है चाहे आपका कॉपी किया है तो आखिरी में आप क्या करते हैं? उसको पेस्ट करते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+V या फिर Shift+Insert भी यूज़ किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा, ये आपकी MS वर्ड के लिए सारी शॉर्टकट कीज आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, फिर बात करें नेक्स्ट, Ctrl+Shift+C अगर आप दबाते हैं तो इससे क्या होता है? कॉपीज द फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्शन टू अ स्पेसिफाइड लोकेटर, कि जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग है उस सब को ये क्या करता है? कॉपी करता है और उसको किसी स्पेसिफाइड लोकेटर में स्टोर कर लेता है। तो Ctrl+Z का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी काम किया, मान लीजिए आपने कोई वर्ड मिटा दिया लेकिन आपसे गलती से मिट गया वो, तो आप फिर से उसे रिवर्स में लाना चाहते हैं, मतलब जो आपने अभी एक्शन किया है उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या दबाएंगे आप? Ctrl+Z। इसको हम अंडू के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह Ctrl+Y का क्या काम है कि ये जो आपने Ctrl+Z वाला काम किया है, अगर इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Y दबाएंगे, इसको कहते हैं रीडू। फिर बात करते हैं F1 से क्या आपका खुलता है? हेल्प। ये भी आपके कई बार एग्जाम में आता है। F1 से आपका क्या होता है? हेल्प होती है। और F4 से क्या होता है? रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। इसका आपको मतलब अगर नहीं समझ में बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे आखिरी में जैसे इसको किया, लिखा ऐसे ओपन लिखा और यहाँ पे ऐसे लिखा हेल्प। ओके, सबसे आखिरी में मैंने क्या टाइप किया है? हेल्प। उसके बाद अगर मैं F4 दबाता हूँ तो ये आपका पी 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 ऐसे लिखता हुआ जाएगा। मतलब सबसे लास्ट में आपने जो भी किया होगा उसको ये रिपीट करने का काम करेगा। अगर मैंने यहाँ से एक पी को ऐसे डिलीट कर दिया है, मतलब बैक स्पेस दबाया है, तो फिर मैं F4 दबाऊंगा तो क्या होगा? बैक स्पेस ही दबता रहेगा, सब कुछ यहाँ से मिटता रहेगा। तो ये होता है क्या? F4। आगे चलते हैं, Ctrl+K। Ctrl+K का मतलब क्या होता है कि आपका हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। मतलब जैसे आप देखते होंगे ना, लिखा होता है ऐसे क्लिक हियर, क्लिक हियर ऐसे लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी पेज पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं या किसी चित्र पे खुल जाता है। तो ये जो आपका लिंक लगता है इस टेक्स्ट पे, इसको क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक। वो कहाँ से आपका शॉर्टकट होता है? Ctrl+K। ओके, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। या फिर आप अगर चाहें तो रिबन बटन में जा करके आप इंसर्ट वाले ऑप्शन से भी इन सबको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह Ctrl+Shift+* है ये स्टार। ये क्या होता है? व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, कि आपके कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके व्यू करने हैं, हाइड करने हैं, तो उसके लिए आपका क्या यूज होता है? Ctrl+Shift+*। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबाया, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, फिर प्लस लिखा है, फिर स्पेस छोड़ा है, लेकिन आपको स्पेस यहाँ पे वैसे दिखेगा नहीं। लेकिन मुझे अगर देखना होगा, ये दबा दूंगा तो यहाँ पे स्पेस के लिए एक डॉट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कहीं पे मैंने इंटर दबाया है तो उसके लिए ऐसे एरो बनी हुई आ जाएगी। तो मैं पता कर सकता हूँ कि आपने अगर कोई पेज बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसमें फॉर्मेटिंग आपने क्या क्या रखी हुई है। फिर बात करते हैं Ctrl+End। तो Ctrl+End क्या करता है? मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब आपने अगर पूरा आपका 100 पेज का अगर आपका डॉक्यूमेंट है और Ctrl+End में दबाता हूं तो आप चाहे पहले पेज पे हो, डायरेक्ट क्या जगह 100वें पेज के आखिरी पे जाके ब्लिंक करने लगेगा आपका कर्सर। ओके, इन सभी आपके शॉर्टकट्स को आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, और एक दो बार आप इनको सुन लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो खत्म होने के बाद। अभी आप लिखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आप मिस कर देंगे, फिर केवल लिखा लिखा आपके पास रह जाएगा। Ctrl+Home करेंगे तो क्या होता है? जैसे
कंट्रोल प्लस इंट का मतलब सबसे लास्ट में, कंट्रोल प्लस होम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले पेज के सबसे शुरुआत में ही आपका कर्सर आ जाएगा। मान लीजिए आप 50वें पेज पे हैं, कंट्रोल प्लस होम दबाया सबसे पहले पेज, मतलब स्क्रॉल करने की झंझट से बचना है तो सीधे आप इसको दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F दबाएंगे तो केवल आपका फाइंड बॉक्स ओपन होता है, मतलब आपको पूरे डॉक्यूमेंट में से कुछ ढूंढना है, जैसे किसी का नाम ढूंढना है पूरे डॉक्यूमेंट में, जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, आपको ढूंढना है कि वहाँ पे राहुल कहाँ लिखा हुआ है, राहुल आपको ढूंढना है, तो आप ऐसे नहीं चेक करेंगे कि पूरा 100 पेज स्क्रॉल करके देखेंगे। आप क्या कंट्रोल प्लस F दबाएंगे, आपका फाइंड बॉक्स ओपन होगा। फाइंड बॉक्स ओपन होगा तो क्या होगा, इसमें आप राहुल लिखेंगे, सर्च मारेंगे तो राहुल नाम से जितने भी पर्सन्स होंगे सबकी आपकी लिस्ट आ जाएगी, फिर आप चेक कर सकते हैं किसको आप ढूंढ रहे हैं। आगे बात करें तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस D, अगर ये आप दबाते हैं तो आपका क्या होता है कि इंसर्ट द करेंट डेट, कि आज की जो डेट है, अभी करेंट डेट जो चल रही है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको दबा दूंगा और मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसको अभी मैं दबाता हूँ तो आपकी जो करेंट डेट है आज की, मान लीजिए 16 तारीख है, तो वो 16, महीना कौन सा है 11, और साल कौन सा है 2016, जो भी फॉर्मेट आप इसका रखे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा उसी फॉर्मेट में ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसी तरह Alt प्लस शिफ्ट प्लस T अगर आप दबाएंगे तो आज का जो अभी का तुरंत का समय है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर अभी आपके 10 बज रहे हैं रात के तो यहाँ पे वही टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। D फॉर डेट, T फॉर टाइम, Alt प्लस शिफ्ट के साथ अगर आते हैं तो D से डेट, T से टाइम। ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे शॉर्टकट होते हैं वो आपके जो इनिशियल्स होते हैं शॉर्टकट के लिए उसी से बने हुए होते हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। किसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे आपका कंट्रोल प्लस X है वो आपका किसके लिए, कट के लिए है, कंट्रोल प्लस K है किसके लिए है, हाइपर लिंक के लिए है, तो इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन सबको ध्यान से दें। कंट्रोल प्लस F का मतलब F फॉर फाइंड, तो आप फाइंड आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपके हैं सारे आपके एग्जाम में पूछेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में, ये जो आपका पोर्शन है इसमें सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी ना किसी एग्जाम में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, ये तो मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया था, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, इसका मतलब क्या होता है, क्विकली क्रिएट अ बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट समझते हैं ना, ऐसे आपको पॉइंट मिल जाते हैं इस तरीके से, या फिर आपको 1 2 3 में, तो अगर आपको क्विकली क्रिएट करने हैं तो उसका क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। इससे क्या होता है, चेंज द फॉन्ट। आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसको जब दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, तो आपको जो फॉन्ट बॉक्स वाला होता है वही पूरी विंडो ओपन होगी, पूरा फॉन्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, इसी तरह अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये आपने दबा दिया है, इसको आप ग्रेटर देन लेस देन जो भी पढ़ना चाहें आपने अगर ये दबा दिया है ये वाला करेक्टर, तो क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट साइज है, क्या लिखा है, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट साइज प्लस 1 पॉइंट अप टू 12 पॉइंट एंड देन इंक्रीज प्लस 2 पॉइंट्स। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ के शायद समझ में नहीं आ रहा हो तो अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसका मतलब क्या है कहने का। इसका भी और इसके जो नीचे है इसका भी, यहाँ पे आपका ये ग्रेटर देन का साइन है, क्या है, लेस देन का साइन है, तो दोनों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आपका अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, अगर मान लीजिए ये वर्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और मैं दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अभी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपका 14 पे, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊँ, 8 पे ले जाता हूँ, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फॉन्ट का साइज 1 से लेकर के 12 तक होगा तब ये केवल 1 पॉइंट आपका बढ़ाएगा। एक बार मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए 8 से 9 हुआ, 9 से 10 होगा, 10 से 11, 11 से 12, एक पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन 12 के बाद आप अगर इसको दबाएंगे तो आपका 2 पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है, 12 से 14, 16, 18, 20। आप यहाँ पे नज़र रखिए, आपका एक पॉइंट, ये एक पॉइंट की जगह 2 पॉइंट आपका बढ़ेगा। और इसी तरह आपका जो डिक्रीज वाला आपका साइन है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपका जब तक 12 पे होगा तब तक तो ये आपका 2 पॉइंट कम होता रहेगा, 12 तक ये 2 पॉइंट कम होगा, लेकिन 12 के बाद ये एक पॉइंट ये कम होना स्टार्ट होगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा इनका मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कंट्रोल और ये आपका क्लोज ब्रैकेट, आपका ब्रैकेट का साइन है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट 1 पॉइंट। इसकी हेल्प से आप केवल जो फॉन्ट साइज है चाहे वो कितने पर भी हो 1 पॉइंट आप उससे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आपका जो ओपन ब्रैकेट सा है इसकी हेल्प से आप
फॉन्ट के साइज को एक अंक कम कर सकते हैं। मान लीजिए 14 पे है तो एक अंक कम हो जाएगा, 13 पे हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ओके, और ये आपका कंट्रोल प्लस है। आप सब जानते होंगे अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ ही सेलेक्ट करना है माउस की हेल्प के बिना तो आप कंट्रोल प्लस से दबाइए, सब कुछ एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके अलाइनमेंट बेस्ड हैं, कुछ आपके फॉन्ट बॉक्स से लिए गए आपके शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या है, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, ई का मतलब क्या कि आपने अगर कोई भी लेटर यहाँ पे अगर कोई लाइन लिखी हुई, मान लीजिए ऐसे लाइन में है, वो लेफ्ट अलाइन है, जब ई आप दबा देंगे तो ये सब कुछ लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगी, सेंटर के अलाइन ये हो जाती है। आप कुछ भी लिखेंगे आपका कर्सर कहाँ पे होगा, पेज के बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करेगा। कंट्रोल प्लस जे क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है कि जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब कि अगर मान लीजिए ये पूरी पेज है, आपका ये पेज है, तो यहाँ पे लाइन अगर लिखेगा तो शुरुआत और अंत दोनों में कोई भी यहाँ पे विसमानता नहीं होगी। मतलब यहाँ पे शुरुआत और अंत दोनों एक लाइन में ही इसके होते रहेंगे, दोनों तरफ से क्या होगा, जस्टिफाइड ये होगा। कंट्रोल प्लस एल का मतलब, एल से आप लेफ्ट समझ सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ आपका क्या होगा, लेफ्ट की तरफ ये सीधा एक लाइन में होगा आपकी पूरी लाइन, राइट की तरफ ये लाइन में नहीं होगा, कहीं पे पहले खत्म होगा कहीं पे बाद में खत्म होगा। राइट पे अगर आप कर देंगे तो आपका क्या होगा, राइट साइड से क्या होगा, राइट साइड से अलाइन होगा, फिर लेफ्ट साइड में इसकी शुरुआत और अंत कहीं भी हो सकता है, और राइट साइड में होने पर जो आपका कर्सर है वो भी आपका राइट साइड से लिखना स्टार्ट करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। राइट साइड में होगा तो आपका राइट साइड से लिखेगा, लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड से लिखेगा, और जस्टिफाइड में होगा तो जस्टिफाइड में भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर सेंटर में होगा तो वो सेंटर से स्टार्ट करता है। कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या, सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। आई का मतलब क्या, इटैलिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बी लिखा है, आपने कंट्रोल प्लस आई किया तो ये बी थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखेगा। कंट्रोल प्लस यू का मतलब क्या है, यू फॉर अंडरलाइन, कि आपको कुछ भी लिखा हुआ है इस पर अंडरलाइन लगानी है तो आप अंडरलाइन ऐसे लगा सकते हैं कंट्रोल प्लस यू की सहायता से। ध्यान रखिएगा सब सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ही काम करेंगे। मतलब आपने जैसे यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है और आपने कंट्रोल प्लस यू किया तो कोई प्रभाव नहीं, पहले आपको इस पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करना होगा माउस की सहायता से, आप कीबोर्ड की सहायता से, फिर आप कंट्रोल यू करेंगे तो इस पर एक ऐसे अंडरलाइन सी आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये सब इसके क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इनको याद करना। और एक बार आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूँ आप इसको सुनते रहिए, अपने बैकग्राउंड में चलाते रहिए और वर्ड ओपन करके बैठिए। केवल 10 मिनट का काम होगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको दबाते रहेंगे। कोई भी एक लाइन को लेकर के उस पर सारे ऑपरेशन कर लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में भी आया होगा और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको अच्छे से ये समझा सकूं। तो इस पे आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं कि अगर मुझे टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में तो मैं कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकता हूँ, तो कंट्रोल प्लस ई। सिर्फ इससे ही नहीं, पिछला भी जो भी हमने पढ़ा है कि अगर मुझे कर्सर का जो भी आपका फॉन्ट का साइज है वो आपका 2-2 पॉइंट मुझे अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा या कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करूंगा, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये ग्रेटर देन का साइन। तो आप इनको आसानी से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, रट लीजिए, फिर क्वेश्चंस इसी पे डायरेक्टली बेस्ड होते हैं और जो भी आएगा अगर आपको पता होगा तो तुरंत आप लगा देंगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप उसमें कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते, इसमें हेल्प आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बस इतना छोटा सा चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादातर इसमें क्या है, आपके जो इनिशियल्स हैं उन्हीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस बी का बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, एल फॉर लेफ्ट, जे फॉर जस्टिफाइड। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कंट्रोल प्लस ई, ये क्या है, सेंटर्ड। अब आप सोचेंगे इसके लिए कंट्रोल प्लस सी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी पहले से हमने बता दिया है, उसका मतलब क्या है, कॉपी है। तो अगर मैंने पहले से ही बता दिया है इसका मतलब कॉपी है, तो यहाँ पे फिर से अगर दबाएंगे तो वो सेंटर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ई होगा। ओके, और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो शॉर्टकट की होगा वो एक शॉर्टकट की केवल एक ही काम परफॉर्म करेगा। मतलब कंट्रोल प्लस जे का मतलब अगर जस्टिफाइड है तो आप उसमें और कोई भी असाइनमेंट नहीं लगा सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा में, अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप कैसे उनको आंसर करेंगे देख लेते हैं। जैसे क्या है, यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाई,
कि आप एम एस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो बताइए क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू। अब फाइल मेन्यू में बताइए क्या एग्जिट नाम का आपका सब मेन्यू होता है? अगर आपने देखा होगा सही से तो आपको पता होगा कि ऐसा तो कोई ऑप्शन आपका होता ही नहीं है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा कि इसके थ्रू आप क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है एम एस वर्ड में। प्रेस Alt+F4, Alt+F4 की हेल्प से कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू, तो क्लोज आपका सब मेन्यू होता है, वहाँ से कर सकते हैं। क्लिक एक्स बटन, या जो आपका रेड कलर में ऐसे बना नहीं था ऐसे क्रॉस, ठीक है, क्रॉस बटन ऑन द टाइटल बार, तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। नन ऑफ दिस तो आपका ऑप्शन है नहीं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक सब मेन्यू क्लोज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट का कोई मेन्यू नहीं है, तो यही इसीलिए आपका क्या है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द की F12 ओपन, अभी आपको बताया था F12 की से क्या ओपन होता है, सेव एज। आपको याद रखना चाहिए, एक दो बार अगर आप दबा देंगे और आपको याद हो जाएगा ये सेव एज। देख लीजिए सेव एज डायलॉग बॉक्स, यही आपका सही आंसर होगा। What is the shortcut key to open the open dialog box? Open dialog box ओपन करने का मतलब क्या, O Ctrl+O। तो Ctrl+O देखिए आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं पता है, तो अगर आपने Ctrl+F12 नहीं पढ़ा है कि यही आपका सही ऑप्शन होगा जैसा भी हमने बताया, तो आप क्या करेंगे, नन ऑफ दिस पे टिक करेंगे और आगे करके आएंगे, जबकि आंसर क्या होगा, Ctrl+F12 इसका आंसर होगा। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। आपको पता है कि MS वर्ड या किसी भी आपके MS ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपका एक प्रोग्राम होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है कुछ कुछ इंटरवल पे। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेट कर सकते हैं कुछ भी, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, कि 10 मिनट के बाद वो अपने आप ही सेव कर देगा जितनी प्रोग्रेस आप किए रहेंगे। जैसे आपकी लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, अचानक कोई खराबी आ गई, तो आपका पूरा वर्क नष्ट नहीं हो, जो आखिरी सेव पॉइंट होगा वहाँ तक आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि वहाँ से आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो आपका ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलता है, तो अगर आपने थोड़ा सा जानकारी इसकी नहीं रखी होगी तो उसका आंसर दे पाना थोड़ा कठिन होगा। क्या है, सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो सेव टैब होता है ऑप्शन बॉक्स में, ऑप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपने अगर देखा है, वरना आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, कि जब आप फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल पे आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बॉक्स ये देखने को मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है, सेव टैब आया, ये सेव टैब आया। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेव ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट ये है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा सही होगा कि ऑप्शन बॉक्स से जाके सेव टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो रूलर पे नहीं मिलता है, तो बताइए। टैब स्टॉप बॉक्स आपको मिलता है, मैंने अभी आपको करके दिखाया था पूरा। लेफ्ट इंडेंट वो भी मिलता है, राइट इंडेंट वो भी मिलता है। सेंटर इंडेंट, देखिए सेंटर इंडेंट जैसी हमने अभी कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं, तो ये क्या होता है, यही आपका नहीं मिलता है, यही क्या होगा आपका सही ऑप्शन होगा। ये सारे तो ऊपर वाले मिलते ही हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कि आप कितने तरीके से किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या तरीका होता है, एक तो फाइल से जाके हम सेव पे क्लिक करें, वहाँ से सेव आपका हो जाता है। दूसरा तरीका है कि सेव एज पे अगर हम क्लिक करें या शॉर्टकट की दबाएं या सेव करें, बात एक ही है, तरीका पूछा गया, आपसे बटनें नहीं पूछी गई हैं, तो सेव एज से भी आपका सेव हो जाएगा। तो 2 तरीके हुए। तीसरा तरीका कौन सा हुआ, तीसरा तरीका इसका हो सकता है क्या, जैसा अभी हमने देखा, अगर याद है ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक भी आपका डॉक्यूमेंट सेव होता है। तो टोटल इसको सेव करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं जिनसे आप कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला ए वाला आपका सही होगा। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, कि वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट में लेफ्ट मार्जिन आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आप, वैसे तो 2003 का आने की संभावना कम ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1.25 इंच, ये आपका होता है बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन। और यहीं पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि लाइन स्पेसिंग, मतलब 2 लाइन के बीच का स्पेस कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो होता है आपका 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पेस प्रोवाइड किया जाता है MS वर्ड में।
फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, कि कौन सी आपकी इसमें से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड आपकी फॉन्ट स्टाइल में आती है, जी हाँ। इटैलिक्स भी है, रेगुलर भी है। ये क्या है आपकी सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपकी फॉन्ट स्टाइल के अंदर नहीं आती है, ठीक है। ये आपकी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बल्कि आपका समझ सकते हैं फंक्शन। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे मुझे 2 का स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या करूँगा 2 और यहाँ पे छोटा सा 2 ऊपर लिखना है, तो ये लिखने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, सुपरस्क्रिप्ट का। लेकिन अगर मुझे ऐसे x1 लिखना है, ये ऐसे छोटा सा n1 यहाँ पे, तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, और जैसा मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं उस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था आपका MS वर्ड का पार्ट। मैंने ज़्यादातर चीज़ें अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की हैं, लेकिन मुझे पता है कि सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं। कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत ही वृहद होता है, कुछ ना कुछ आपका छूट जाता है, तो वो आप अपने से कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस और आपके लिए ला सकूं आपके एग्जाम से पहले। ओके, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो मैं आपको डेली दे रहा हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।